तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन या फिर संचय। तो संचय होता क्या है या कॉम्बिनेशन क्या होता है? परिभाषा दी गई है कि किसी दी हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह बनते हैं उनमें से प्रत्येक संचय कहलाता है। दो चीजें हैं, एक तो इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है और दूसरा कि एक बार में हम कुछ को या फिर सभी वस्तुओं को लेकर के अलग अलग समूह डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनते हैं, तो वो सब संचय या कॉम्बिनेशन कहलाता है। फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप्स विच आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग some objects or all objects at a time without carrying the sequence of the object is called combination. एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास ए बी और सी ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से मुझे दो दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर के ग्रुप बनाना है, मैं क्या लिखूंगा? ए बी, बी सी और सी ए। यहां पर क्रम का ध्यान नहीं रखना है, मतलब इस केस में ए बी और बी ए ये दोनों एक है, इस केस में सी बी और बी सी ये सेम है और इस क्रम में सी ए और ए सी सेम। तो अगर मैं परमुटेशन लिखूं तो 6 बनेगा, लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो वो सिर्फ 3 बनेगा। तो ये ए बी, बी सी और सी ए, तो ये तीन कॉम्बिनेशन है अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो दो को लेकर के ग्रुप बनाता हूँ। तो ये जो विन्यास है, ये जो अरेंजमेंट है ए बी बी सी और सी ए, ये संचय कहलाता है या फिर कॉम्बिनेशन कहलाता है। एन दी हुई एन असमान वस्तुओं में से एक बार में कोई आर वस्तु को लेकर बने संचय की संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ गिवन एन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से मुझे आर को लेकर के कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है, तो इसे लिखा जाता है एन सी आर। कहीं कहीं पर सी ऑफ एन आर ऐसा भी लिखा जाता है, इसका मतलब सेम होता है। ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन ये अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक दो केस देख लेते हैं। पहला केस, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एन सी जीरो, फैक्टोरियल एन अपॉन जीरो का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल है और ये एन का फैक्टोरियल है। तो एन का फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और जीरो का फैक्टोरियल होता है वन, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा वन। इसका मतलब कहीं पर भी एन सी जीरो का केस आ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी वन। दूसरा केस हम r इज इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं। तो ये आप लिखेंगे एन सी वन, दैट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो दिस फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, और वन का फैक्टोरियल तो वन ही होगा और ये फैक्टोरियल n माइनस वन, तो फैक्टोरियल n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा n। और इसमें एक तीसरा केस लेकर के चलते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू आर या r इज इक्वल टू n। तो ये आपको मिल जाएगा एन सी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और ये n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन जीरो का फैक्टोरियल दैट इज अगेन वन। तो दो रिजल्ट, एन सी जीरो इज वन, एन सी एन इज अगेन वन। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमें आगे चल करके काम आएंगे। तो कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 5C3 को सॉल्व करना है। तो एज वी नो दैट एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन में है एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल। सो 5C3 दैट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये अपॉन में ही 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। So 5 factorial that can be written as 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3, और ये 2 factorial को मैं 2 into 1 लिखता हूँ। ये 3 factorial, ये 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, दो 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 5 into 2, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 10। इसमें एक और शॉर्टकट मेथड होता है कि फॉर एग्जांपल ये 5C3 है, नीचे 3 है,
तो ये 1 2 3। अब नीचे में 3 है तो ऊपर 5 है, 5 में से फिर एक एक करके 3 स्टेप में लिखना है। 5 -1 करेंगे तो 4, 4 -1 करेंगे तो 3। अब कैंसिल कर लीजिए, 3 और 3 कैंसिल, 2 2 1 जा, 2 2 जा, तो दैट इज अगेन 10। तो इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्म पे विदाउट डायरेक्टली यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको इस तरीके से सिंक करके सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो इसी एनसीआर से ही आता है अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो, बट बाय डिफॉल्ट वन वन लाइन में आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा जाए 12C4, तो आप क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये 12 - 4 का फैक्टोरियल, ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। दूसरा, आप इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो 12C4 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 12, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा? ये 3 3 ज़ा 9, और 4 3 ज़ा 12, और 2 5 ज़ा 10। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 और 5 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 495। अब फॉर एग्जांपल 25C22 दिया है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक जब देखेंगे तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसमें होता यूं है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये लिखा जा सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। सो दैट कैन बी रिटन एज 25C, 25 माइनस 22 करोगे तो मिल जाएगा 3। तो दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय के बीच में संबंध। तो पहले दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। एन पी आर इज फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ये इसका फैक्टोरियल था। देन इसके बाद एन सी आर इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। So that can be written as 1 upon factorial r into factorial n upon n minus r का factorial. Then this is nothing but npr. So 1 upon r factorial, this is npr. So ncr is equal to 1 by factorial r into npr. So this is a relation between permutation and combination. या इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख सकते हैं कि एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर। उसमें से कोई भी एक रिलेशन आप याद रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन या पूरक संचय, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब ये है कि एन सी आर ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं वो, और एन ऑब्जेक्ट में अगर आप एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को लेकर के कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन, वो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, और यही कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। तो इस पर एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो। अगर ये ऐसा है तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, और इससे ही ये केस निकल करके सामने आएगा कि x इज इक्वल टू वाई, या ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इससे ये डिराइव हो जाएगा। इसके बाद इसी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को यूज करके एक और फार्मूला आता है जो कि है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करने आना चाहिए। एक और दूसरा रिजल्ट है जो कि है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन। एन सी 9 इज इक्वल टू एन सी 8, देन फाइंड एन सी 17, ये हमें फाइंड करने कहा गया है। तो अगर एन सी 9 इज इक्वल टू एन सी 8 है, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस पे फार्मूला यूज करूं
तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 और ये 9 माइनस n माइनस 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से NC8 दैट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 और ये n माइनस 8 फैक्टोरियल। सो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, सो 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल n माइनस 9 एज इट इज रहेगा। राइट साइड पर ये 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 का जो फैक्टोरियल है इसे लिख सकते हैं n माइनस 8 और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 9। अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं। ये फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल n माइनस 9, ये बोथ साइड में कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 1/n माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, एंड दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 8 प्लस 9 दैट इज 17। तो अब हमें रिजल्ट मिल चुका है कि n इज इक्वल टू 17 एंड वी हैव टू फाइंड NC17, दैट मीन्स 17C17, और हमने देखा है कि NCN 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 1। सॉल्व करेंगे फार्मूला अप्लाई करके, तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। अगला है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन या फिर प्रतिबंधित संचय। n वस्तुओं में से r वस्तुओं के जितने संचय बनेंगे जब p विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए। ये पहला स्थिति है, और दूसरा स्थिति है कि कभी सम्मिलित ना हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन विच पी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड सेकेंड आर नेवर इंक्लूडेड। तो जब भी ऐसा होगा कि हम उसको इंक्लूड करेंगे, तो टोटल हमारे पास जब n ऑब्जेक्ट होता है और उसमें से हम r का सिलेक्शन करते हैं तो हम लिखते हैं NCR। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r का सिलेक्शन करना है, लेकिन उसमें जो p विशेष वस्तुएं हैं, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स है, उसको तो लेना ही लेना है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो सिलेक्शन है वो n में नहीं होगा बल्कि n माइनस पी में होगा, और अब आपको r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना है बल्कि r माइनस पी का करना है, क्योंकि p जो है वो तो ऑलवेज सेलेक्टेड है। तो दोनों में से n से भी हम p को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और r को भी हम p से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पहला केस है जब जो p स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स है दैट आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ये पहला केस n माइनस पी सी r माइनस पी। दूसरा है कि कभी सम्मिलित ना हो, r नेवर इंक्लूडेड। तो अब क्या होगा कि आपका सिलेक्शन तो n माइनस पी ही है। अब n माइनस पी सी आर ये होगा क्योंकि हमको क्या करना है, p ऑब्जेक्ट्स को नहीं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट नहीं करना है तो उसको हम टोटल काउंटिंग दैट इज n से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब वो जो बचा हुआ है उसमें से हमको r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो इसलिए n माइनस पी सी आर होगा। तो दो केस, पहला केस जब वो ऑलवेज इंक्लूडेड होगा ये होगा n माइनस पी सी आर माइनस पी, और दूसरा नेवर इंक्लूडेड में n माइनस पी सी आर ये होगा। क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय तथ्यतः एक इक्का है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एक इन ईच कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें दो बातें की गई है। पहली बात है कि 5-5 कार्ड्स को लेकर के हमको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली एक इक्का होना चाहिए, एक एक होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर मैं टोटल एक कैलकुलेट करूं तो 4 एक होता है, और अगर 52 में आप 4 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास कार्ड्स बचते हैं 48। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से आपको एक का सिलेक्शन करना है और इस 48 में से आपको 4 का सिलेक्शन करना है। तो दैट इज 4C1 और दिस इज 48C4। अब करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि चाहिए था, दैट इज 4C1 इंटू 48C4। ये हो जाएगा 4/1 फर्स्ट का, सेकेंड का 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल।
किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितने जीवाएं खींची जा सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जीवा क्या होता है? जो कि वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके निकलता है तो वो स्पर्श रेखा है। इफ एनी लाइन ओनली टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट देन दैट इज टेंजेंट। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो टोटल अगर 21 पॉइंट्स है तो इसमें से मैं अगर दो दो को लेकर के कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करूँ तो मुझे वो फिगर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर चाहिए। दैट विल बी 21C2, 21 × 20/1 × 2। ये मिल जाएगा 21 × 10 दैट इज 210। तो ये इसके लिए आंसर होगा। नेक्स्ट, 10 व्यंजनों व 4 स्वरों में से 3 व्यंजन व 2 स्वरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? How many words having 3 consonants and 2 vowels can be formed out of 10 consonants and 4 vowels? तो वो 10 व्यंजन है या 10 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है, और 4 वॉवेल्स हैं या 4 स्वर हैं, इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है। तो दैट विल बी 10C3 और ये क्या हो जाएगा 4C2। दोनों का प्रोडक्ट करके सॉल्व कर दीजिए। दैट इज 10C3 × 4C2, 10 × 9 × 8/1 × 2 और 4C2 का जाएगा 4 × 3/1 × 2। अब जो जो टर्म सॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि ये 3 है और ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। दैट इज 10 × 72, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 720। तो यही जो है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात और हो रही है, वो ये कि टोटल मिला करके हमें 5 वर्ड्स चाहिए। अब ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि ये इसके बाद हो या इसके पहले हो। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, 3 + 2 दैट इज 5। तो इन 5 ऑब्जेक्ट्स को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 फैक्टोरियल का। 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा 86400, 86,400, जो कि अब ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 12 मेंबर्स? 12 आदमियों में से 5 आदमियों की समिति बनाई जानी है। अब पहला क्वेश्चन है कि अ पर्टिकुलर मेंबर इज इंक्लूडेड इन ईच कमिटी। एक निश्चित व्यक्ति जो है वो प्रत्येक समिति में रखा जाए। जब ऐसा केस होगा तब आपको 12 का सिलेक्शन, 12 में से एक हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 12 में से 5 का नहीं करना है अब, क्योंकि एक व्यक्ति तो फिक्स हो गया है। तो 12 - 1 कर देंगे और 5 - 1 कर देंगे, क्योंकि वो पहला व्यक्ति फिक्स है और वो उस समिति में का मेंबर है भी और उस 12 में भी शामिल है। तो इस तरीके से ये 12 - 1 C5 - 1 हो जाएगा। तो ये आप लिख पाएंगे 11C4। दिस इज 11 × 10 × 9 × 8/1 × 2 × 3 × 4। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 3 और 3 ज़ा 9, तो मिल जाएगा 330। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, अ पर्टिकुलर मेंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी कमिटी। एक पर्सन को हमें कमिटी में शामिल नहीं करना है। तो ये मिल जाएगा 12 - 1 C5। अब 11 में से हमको 5 का सिलेक्शन करना है, तो ये मिल जाएगा 11C5। So 11C5 that is 11 × 10 × 9 × 8 × 7/1 × 3 × 4 × 5। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5 और 2 को आप कैंसिल करेंगे, मिल जाएगा 10, और ये 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9। सो 11 × 3 × 2 6, 6 × 7 इट इज़ 42। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 462। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 15 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 15 बिंदुओं में से 5 समरेख है। इफ दिस पॉइंट्स बी ज्वाइंड देन हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड? कितनी सरल रेखाएं बनेंगी? तो आपको पता ही है कि किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, इफ यू मैच एनी 2 पॉइंट्स वी विल गेट स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने पर हमको एक सरल रेखा मिल जाएगी। तो इसमें पहले का आंसर जो होगा ये क्या होगा 15C2।
15 बिंदु से 15 पॉइंट से लेकर के हमें जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो 15C2 मिलेगा। लेकिन क्या बोल दिया गया है कि 5 समरेख है, 5 लाइन्स आर कोलिनियर। तो इस 5C2 नंबर जो हमें मिलेगा उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, मतलब 5C2 स्ट्रेट लाइन ना बन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। एक बार फिर से देखिए, 15 पॉइंट है, उससे दो दो पॉइंट को लेकर के अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो जो काउंट मिलेगा वो 15C2 मिल जाएगा। लेकिन 5C2 जो है ऑलरेडी कोलिनियर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो उस नंबर को हम 5C2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन तो है कम से कम, क्योंकि 5 पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनाया गया ना, वो एक कोलिनियर है, इस वजह से हम एक काउंट को हम ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15C2 दैट इज 15 इंटू 14, 1 इंटू 2 माइनस 5C2, तो ये 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 और ये प्लस 1, तो 2 7 जा हो जाएगा और ये 2 2 जा हो जाएगा। तो 15 इंटू 7 करेंगे मिल जाएगा 105, 5 इंटू 2 करेंगे 10 मिल जाएगा प्लस 1, सो ये मिल जाएगा 96। नेक्स्ट है ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जब भी हम किसी 3 पॉइंट को मैच करते हैं और अगर वो कोलिनियर नहीं है, याद रखिए कोलिनियर नहीं है, तो इस वजह से तब वो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, 15C3 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन 5 पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो उससे -5C3 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। So this is nothing but 15 into 14 into 13 upon 1 into 2 into 3 और 5C3 इसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करके 5C2 लिखा जा सकता है। तो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 10 और इसमें 2 7 जा हो जाएगा 14 और 3 5 जा हो जाएगा, तो 7 और 5 35 गुणा 13 और ये -10, तो 35 इंटू 13 करेंगे मिल जाएगा 455 और -10 करेंगे तो मिल जाएगा 445। सो ये इसका आंसर। अगला टॉपिक है डिवीजन इनटू ग्रुप्स, समूहों में विभाजन। दी हुई P प्लस Q वस्तुओं को दो समूह जिसमें P और Q वस्तुएं हो विभाजित करने के ढंग। द नंबर ऑफ वेज इन विच P प्लस Q थिंग्स will be divided into two groups of P and Q things। तो टोटल मिलाकर के P प्लस Q ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से P काउंट वाले एक ऑब्जेक्ट हैं और Q काउंट वाले सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मान करके चलो एग्जाम्पल के लिए कि P जो है ये सेम टाइप का पेन है और Q जो है ये पेंसिल का कलेक्शन है। पेन का नंबर P है और पेंसिल का नंबर Q है। तो टोटल मिला करके कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, P प्लस Q ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये जो किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू सी। अब टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, P प्लस Q, और इसमें से अगर आप P को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, P प्लस Q है तो ये P प्लस Q का फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ P प्लस Q माइनस P। सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, P प्लस Q का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखिए ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल P और फैक्टोरियल Q। तो ये वो रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल नंबर जो है वो न्यूमरेटर में होगा, जितने बार कोई टर्म रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल को हम डिनोमिनेटर में लिख करके मल्टीप्लाई करें। अब इसमें कुछ केसेस हो सकता है, केसेस फॉर एग्जांपल केस 1 लेकर के चलते हैं कि P इक्वल टू Q हो गया। अब P इक्वल टू Q हो जाएगा तो P प्लस P हो जाएगा 2P, सो दिस इज 2P, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में P इंटू P, तो ये P फैक्टोरियल और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये P प्लस Q प्लस R हो जाता है, तब जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, P प्लस Q प्लस R इसका फैक्टोरियल। P एक टाइप के नंबर टोटल P में है, दूसरे टाइप के टोटल नंबर Q में है और तीसरे टाइप के नंबर R में है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ P प्लस Q प्लस R अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी।
अगला टॉपिक है कि विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। The number of ways to select some or all things out of any number of given things। तो देखिए, अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो स्थितियां हो सकती है। हर एक ऑब्जेक्ट की दो स्थिति होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो या तो सेलेक्ट होगा या तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या होगा? 2 × 2 × 2, दैट इज n टाइम्स। और ये n टाइम्स है, इसका मतलब ये कि ये 2 का पावर n हो जाएगा। अब इस लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें एक ऐसी कंडीशन भी इंक्लूडेड है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट नहीं होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिए गए विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ना किया जाए। तो इस वजह से जो काउंट आएगा वो होगा 2 का पावर n - 1। अब ये दूसरे तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि अगर n में से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसका काउंट होगा nc1। दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो nc2। तीन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो nc3। ये जाएगा अप टू ncn। और बाइनोमियल थ्योरम में हम देखेंगे कि ये जो होता है इसकी वैल्यू होता है 2 का पावर n - 1। nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn, दैट इज इक्वल टू 2 का पावर n - 1। तो ये कैसे आएगा, ये हम आगे बाइनोमियल थ्योरम जब देखेंगे तब इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ आता है कि विभिन्न वस्तु में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर अगर बने क्रमचयों की संख्या पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगला टॉपिक है कि p प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं में से p वस्तुएं समान प्रकार की, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की और r समान वस्तुएं तीसरे प्रकार की हो, तो उनमें से एक अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बने संचय की संख्या जो होगी वो होगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो एक टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टोटल उसका नंबर p है, दूसरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका काउंट q है, और तीसरा टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसका काउंट है r। तो उसमें से एक या फिर सभी वस्तुओं को लेकर अगर बने क्रमचयों की संख्या हमें पूछी जाएगी तो हम p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल काउंट मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक 50 पैसे का एक सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का, एक 10 पैसे का सिक्का, एक 25 पैसे का सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। ये 50 नहीं है बल्कि ये 5 पैसे है, यहाँ पे करेक्शन है। देखिए, एक सिक्का 5 पैसे का हो गया, दूसरा सिक्का 10 पैसे का हो गया, तीसरा सिक्का 25 पैसे का होगा, चौथा सिक्का 50 पैसे का हो गया और पांचवा सिक्का जो हो गया वो 1 रुपए का हो गया। लेकर कितने समूह बनाए जा सकते हैं? हाउ मैनी ग्रुप्स कैन बी मेड? तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 में से एक एक का ग्रुप बना सकते हैं, एक को लेकर ग्रुप बना सकते हैं, 2 को लेकर के, 3 को लेकर के, इसी तरीके से 4 को लेकर के और अंत में 5 में से 5 को लेकर के हम ग्रुप बना सकते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि होता है 2 का पावर n - 1, तो 2 का पावर 5 - 1, दिस इज 32 - 1 31। तो 31 टाइप्स के ग्रुप हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं। 720 के कितने गुणनखंड होंगे? तो पहली बात तो ये कि 720 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से आपको 720 के फैक्टर्स पहले कैलकुलेट करने होंगे। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 720 दैट कैन बी रिटन एज 2 का पावर 4, मतलब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे और 5 को हम 1 बार गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो रिपीटेशन है 2 का वो 4 बार है, 3 का 2 बार है और 5 का 1 बार है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दैट इज p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। सो दिस इज 4+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1। सो दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज 30। तो ये 30 इसका आंसर होगा। और इसमें जो है 1 और 72 ये भी इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8 उम्मीदवारों में से 5 व्यक्ति को चुनना है। कोई मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने व्यक्तियों को चुना जाना है। मतदान कितने प्रकार से हो सकता है? एक मतदाता कितने प्रकार से मतदान कर सकता है?
अब देखिए, कितने व्यक्तियों को चुनना है? 5 व्यक्तियों को। लिखा है ना कि एक व्यक्ति है, एक मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने व्यक्तियों को चुना जाना है। तो अगर हम 8 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करने के मेथड होगा 8C1। 8 में से अगर वो 2 को वोट देता है तो 8C2, 3 को देता है तो 8C3, 4 को देता है तो 8C4 और 5 को देता है तो 8C5। यही कुल मतदान के तरीके होंगे। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पहले का आंसर आपको मिल जाएगा 8, दूसरे को सॉल्व करेंगे 28, तीसरे को सॉल्व करेंगे 56, चौथे को सॉल्व करेंगे 70, पांचवे को सॉल्व करेंगे 56। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 218। तो इस तरीके से इलेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो वो पूछिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।